चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 2 वर्ण व्यवस्था। ठीक है। वर्ण यानी कि वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण यानी अक्षर, है ना, जिसको इंग्लिश में आप लेटर कहते हैं, उन्हीं को हम अक्षर भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि हिंदी भाषा में कितने तरह के वर्ण होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, वर्ण जो होते हैं वो वर्ण यानी कि अक्षर, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उससे छोटा कुछ भी नहीं होता है। वर्णों को हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है। वर्णों या ध्वनि चिन्हों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला, सबसे पहले तो ये मैंने बताया कि वर्ण किसे कहते हैं, है ना, कोई भी एक अक्षर वही वर्ण होता है। ठीक है। अब वर्ण जो होता है वो उन्हीं को अक्षर भी कहा जाता है, और वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे पहले वर्ण होता है, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य बनते हैं, उसके बाद फिर हम उन वाक्यों का भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब देखिए, वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में आप अल्फ़ाबेट कहते हैं, उन्हीं को हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है ना। वर्णों या ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं, जैसे कि क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, या फिर जो स्वर होते हैं अ आ इ ऊ ऊ, ये सारे वर्णमाला के पार्ट हैं, ये सब वर्णमाला में आते हैं, है ना। अब आप ये देखिए, वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण होते हैं, 2 तरह के अक्षर होते हैं। 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है वर्णमाला को, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को समझ लेते हैं। जो ध्वनियाँ बिना किसी सहायता के उच्चारित हो सकती हैं, जिनके उच्चारण में हवा निकलने में कोई बाधा नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब कि जो स्वर होते हैं, स्वर कौन कौन से हैं? अ से लेके अ तक स्वर होते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये इतने आपके स्वर होते हैं। अब देखिए, नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, ये अ से लेके अ तक ये स्वर होते हैं। ये जो अ है ये आगत ध्वनि है, आगत वर्ण है, यानी कि विदेशी भाषा से आया हुआ ये वर्ण है। ठीक है। तो अब स्वर समझ लेते हैं कि स्वर किसको कहते हैं। स्वर जो होते हैं उनको बोलने के लिए हमें किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं होती है ना। और जो स्वर होते हैं उन्हीं को मात्राएं भी कहा जाता है। देखिए, स्वर संबंधी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, है ना। तो इसमें ये एक जो मैंने बताया अ से लेके अ तक, ये आपके स्वर हैं। और ये जो अ है, इसमें देखिए चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ आधा चंद्र है ना, आधा चंद्र है, बिंदु नहीं लगा है। ये वाला जो है आगत होता है। आगत यानी कि विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उनको जब हम हिंदी में लिखते हैं तो इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, कॉलेज जो है वो अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है। डॉक्टर अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है। कॉफ़ी, बॉल, है ना, इन सब में देखिए आगत शब्दों का प्रयोग किया गया है ना, इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ये आगत वर्ण है, आगत वर्ण ये है, और ये अ से ले कर के अ तक जो है आपके स्वर हैं, और ये एक आगत वर्ण है। ठीक। तो स्वर क्या होते हैं? जो ध्वनियाँ बिना किसी सहायता के उच्चारित होती हैं। कहने का मतलब है कि ये जो स्वर है आ से लेके अ तक, इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं, है ना। इनके उच्चारण में हवा निकलने में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए, स्वर का वर्गीकरण किया गया है 2 आधार पे, एक तो मात्रा के आधार पे और दूसरा उच्चारण के आधार, है ना। स्वरों का वर्गीकरण है ये,
दो आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है, पहला मात्रा के आधार पे और दूसरा उच्चारण के आधार पे। अब देखिए पेज नंबर 14 पे पीछे सबसे पहले मात्रा के आधार पे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर है ना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए ह्रस्व और दीर्घ का क्या मतलब होता है। ह्रस्व स्वर यानी कि जो स्वर छोटे होते हैं है ना, जो छोटे होते हैं उनको ह्रस्व कहते हैं, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो जो स्वर बड़े होते हैं उनको दीर्घ कहा जाता है। ह्रस्व स्वर सिर्फ 4 ही होते हैं, अ से अनार, छोटी से इमली, छोटा ऊ से उल्लू और री से ऋषि। यही 4 ह्रस्व होते हैं, बाकी जो बच जाता है वो सब दीर्घ होता है ना। ठीक है, मात्रा के आधार पे यहाँ पे मात्रा के आधार पे 2 प्रकार बताए गए हैं स्वरों के। मात्रा के आधार पे 2 प्रकार बताए गए हैं स्वरों के, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ और री, और दीर्घ स्वर जो हैं बाकी जो बचे हुए हैं वो सभी दीर्घ स्वर में आ जाते हैं, है ना। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिसको प्रोनाउंस करने में, जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, जैसे कि अ है ना, ई, उ। ठीक है, अब दीर्घ स्वरों को उच्चारण में टाइम लगता है, जैसे आ, ई, ऊ। ठीक है, तो आप उच्चारण करके देखिएगा, दोनों में अंतर तुरंत पता चल जाता है। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। देखिए स्वरों का जो दूसरा वो है, उच्चारण के आधार पे जो बांटा गया है उसको देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पे निरअनुनासिक और सानुनासिक, है ना। निरअनुनासिक और सानुनासिक। निर का मतलब होता है बिना, सा का मतलब होता है साथ। बिना अनुनासिक के और अनुनासिक के साथ, है ना। तो उच्चारण के आधार पे स्वरों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, निर अनुनासिक जिसमें कि अनुनासिक नहीं होता, और सा अनुनासिक जिसमें कि अनुनासिक होता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें आप अ से लेके अ तक जो स्वर लिखते हैं वो एकदम वैसे ही लिखे जाते हैं, और जब सा अनुनासिक में लिखते हैं तो सबों में ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। यही डिफरेंस है, देखिए सबों में ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया गया है ना। जो मात्राएं होती है उस पर चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है, खाली चंद्र बिंदु नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे मात्राएं हैं, जिन पे मात्राएं नहीं हैं उनके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया है। बस यही डिफरेंस है। उच्चारण के आधार पे 2 हिस्सों में बांटा गया है स्वरों को, है ना। स्वर का क्लासिफिकेशन किया गया है, एक तो मात्रा के आधार पे, दूसरा उच्चारण के आधार पे। मात्रा के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। उच्चारण के आधार पे ही स्वर दो प्रकार के होते हैं, निरनुनासिक और सानुनासिक। निरनुनासिक जिसमें कि अनुनासिक नहीं होता बिना अनुनासिक के, और सानुनासिक जिसमें कि अनुनासिक होता है ना। तो बिना अनुनासिक के तो हम एज इट इज़ लिख देंगे जैसे कि हम जानते हैं स्वरों को, और सा अनुनासिक में सबों में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, वो हो जाता है सा अनुनासिक। ठीक है। अब देखिए आते हैं व्यंजन पे, है ना। अभी हमने समझा है वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्ण किसको कहते हैं, वर्णमाला किसको कहते हैं, और वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को हमने समझ लिया है, अब हम आ गए हैं व्यंजन पे। व्यंजन किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मार्ग में रुकावट पैदा होती है और जिनके उच्चारण में स्वरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है ना। यहाँ लिखा हुआ है ना कि जिनके उच्चारण में स्वरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक व्यंजन में अ होता है। जैसे कि क है, क में अ होता ही है। जब हम क में से अ को अलग करेंगे, अ से अनार को अलग करेंगे, तो क जो है वो आधा ही रह जाएगा, यानी कि स्वर रहित हो जाएगा, स्वर सहित नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब कि स्वरों के उच्चारण में हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। याद रखिएगा हर एक व्यंजन में, जैसे ये क ख ग घ लिखा हुआ है ना, ये सारे व्यंजन है ना, ये सारे व्यंजन हैं।
इन सब में अ से अनार है, क ख ग घ अंग, इन सब में अ से अनार ऑलरेडी लगा हुआ है। और जब हम अ से अनार को अलग करेंगे तो इसमें हलंत लग जाएगा, और हलंत का मतलब होगा कि वो जो व्यंजन है वो स्वर रहित हो गया है, अब स्वर सहित नहीं रह गया है। ठीक है। ये समझ लीजिए, इसमें ये सारे आपके क से लेकर के म तक ये आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। य र ल व ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। श श स ह ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है। इसमें जो फ है और ज है ये दोनों आगत है, और ये जो अड़ा है और ढ है ये दोनों उच्छिष्ट व्यंजन कहलाता है। यानी कि ये चारों जो है ये वर्णमाला का हिस्सा नहीं है, ये चारों वर्णमाला के पार्ट नहीं है। ठीक है। अब देखिए नुक्ता क्या होता है। अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्दों को जब हम लिखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि वर्ण के नीचे हम एक बिंदु लगाते हैं, है ना। ये कभी भी हिंदी के शब्दों में नहीं लगता है, ये हमेशा अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी के शब्दों में ही लगता है। जैसे कि कागज़, है ना, जैसे कि कागज़, और शरीफ, है ना, फसल, फरमान, ज़मीन, इस तरह से इसमें हमेशा अक्षर के नीचे लगता है बिंदु। इसको नुक्ता कहा जाता है ना, दिस इज़ कॉल्ड नुक्ता। इसको नुक्ता कहा जाता है, या ध्यान रखिएगा इसका, ये या इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो नुक्ता है वो कभी भी हिंदी के शब्दों में नहीं लगाया जाता, हमेशा ही अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी के शब्दों में ही लगता है। देखिए अब आते हैं, व्यंजन के भी प्रकार हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन, है। संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्ताक्षर क्या है, द्वितीय व्यंजन क्या है, हम जान लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, पहले की कक्षाओं में आपने सारी चीज़ों की जानकारी आपने ली है ऑलरेडी। संयुक्त व्यंजन यानी कि जहाँ पे दो व्यंजन मिलके एक व्यंजन की रचना करते हैं, वहाँ संयुक्त व्यंजन उसी को कहा जाता है। जैसे कि क्ष से क्षत्रिय, क और श ये दोनों के मेल से क्षत्रिय बना है। त और र से बना है त्र, ज और इया से बना है ज्ञ, है ना। यहाँ ज और ग नहीं होगा बेटा, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, ज और ग लिख देते हैं, लेकिन ग नहीं होगा, ज और इया होता है, च छ ज झ इया, है ना। ये वाला इया है, च छ ज झ इया, ये वाला इया है। ठीक है। और इसलिए इसको प्रोनाउंस करते हैं ज्ञ, ज्ञान, ज्ञ नहीं होता, ये ज्ञ होता है, थोड़ा सा नाक में प्रोनाउंस होता है, उच्चारण होता है इसका। अब ये है श और र के मेल से बनता है श्र। ये चार ही आपके संयुक्त व्यंजन हैं, ये सिर्फ चार ही संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार आपके संयुक्त व्यंजन हैं। अब देखिए पेज नंबर 16 पे आइए, यहाँ दिया हुआ है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है, जब एक अक्षर स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो। यहाँ पे देखिए लिखा है ना शक्ति, है ना, आधा क है और त है, एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है ना। स्वर रहित यानी कि स्वर के बिना, स्वर सहित यानी कि स्वर के साथ। तो त जो है वो स्वर के साथ है और क जो है स्वर के बिना है। तो जब एक स्वर रहित हो दूसरा स्वर सहित हो, कहने का मतलब सिंपल साधारण शब्दों में आप समझिए कि एक अक्षर जो है वो आधा होगा और दूसरा वाला पूरा होगा, एक आधा होगा दूसरा पूरा होगा, तो वहीं पे संयुक्ताक्षर होता है। और उसमें दोनों अलग अलग व्यंजन होते हैं, एक व्यंजन नहीं होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक दोनों सेम नहीं है, एक क है दूसरा त है, इसमें आधा स के साथ थ है, आधा स के साथ व है, आधा न के साथ ह है, आधा त के साथ य है, आधा द के साथ ध है ना। तो दोनों व्यंजन अलग अलग हैं, आधा वाला दूसरा व्यंजन है और पूरा वाला दूसरा व्यंजन है, इसी को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। दोनों व्यंजन अलग अलग होंगे लेकिन एक आधा होगा और दूसरा पूरा होगा।
अब देखिए द्वितीय व्यंजन क्या होता है। द्वितीय व्यंजन यानी कि वो व्यंजन जब एक ही व्यंजन एक से दो बार यूज़ होता है, लेकिन एक बार आधा और एक बार पूरा होता है, उसी को द्वि का मतलब ही होता है दो। द्वि का मतलब होता है दो, है ना। तो देखिए आधा ल पूरा ल, आधा द पूरा द, आधा ब पूरा ब, है ना, आधा त पूरा त, आधा स पूरा स, आधा ग पूरा ग, है ना। एक ही व्यंजन दो बार यूज हुआ है, लेकिन एक बार आधा है और एक बार पूरा है, एक बार स्वर सहित है और एक बार स्वर रहित है, ठीक है। इसी को कहते हैं द्वितीय व्यंजन, यानी कि जब एक ही व्यंजन को दो बार प्रयोग किया जाता है उसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अब देखिए अभी तक स्वर के बारे में हमने समझा है ना। स्वर के बारे में समझा है, वर्ण समझा, वर्णमाला समझा, स्वर के बारे में समझा, व्यंजन समझा। अब देखिए व्यंजन का वर्गीकरण दिखाया है यहाँ पे उच्चारण के आधार पे और श्वास के आधार पे, ठीक है। जैसे हमने स्वर में अभी समझा था, है ना, मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पे, उसी तरह से यहाँ पे व्यंजन का भी वर्गीकरण है, उच्चारण के आधार पे अलग है और श्वास के आधार पे अलग है। तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पे हम समझते हैं व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, है ना। अब इस तरह से यहाँ पे समझिए स्पर्श व्यंजन, है ना। देखिए उच्चारण के आधार पे व्यंजन के तीन भाग हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ देखिए क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म तक जो है वो आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। य र ल व ये आपके चार अंतस्थ व्यंजन, सिर्फ चार अंतस्थ व्यंजन। श श स ह चार ऊष्म व्यंजन, ये चार आपके ऊष्म व्यंजन, है ना। अब इसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए जिन स्वरों का उच्चारण कंठ, कंठ यानी कि गला, थ्रोट, होंठ, जिह्वा यानी जीभ, तालु आदि के स्पर्श के द्वारा होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से ले करके क वर्ग से लेके प वर्ग तक, यानी कि प फ ब भ म तक, क से लेके म तक के जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो कंठ, होंठ, वो कहीं ना कहीं उनका मुंह के अंदर कहीं ना कहीं उनका स्पर्श होता है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी कि जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतस्थ कहते हैं। तो जब आप इन चारों का प्रोनाउंस कीजिएगा, इन चारों को आप उच्चारण करिएगा, तो आपकी जो जीभ है पूरी तरह से किसी भी भाग को टच नहीं करेगी। य, र, ल, व आप बोल करके देख लीजिएगा। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह से रगड़ खा के बाहर निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, ऊष्म यानी कि गर्म, ठीक है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन। जब आप इनको प्रोनाउंस कीजिएगा तो आपके मुंह से गर्म हवा निकलेगी। श, श, स, ह, है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि गर्म हवा इसको प्रोनाउंस करने में निकलती है मुंह से रगड़ खा के। देखिए दूसरा, श्वास के आधार पे क्लासिफाई किया गया है अल्प प्राण और महाप्राण, है ना। श्वास के आधार पे अभी तो हमने देखा उच्चारण के आधार पे तीन प्रकार हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब श्वास के आधार पे सिर्फ दो ही प्रकार हैं व्यंजन के, एक तो अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अब ये क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकलती है उनको अल्प प्राण कहा जाता है, जैसे कि क, ख, ग, है ना। देखिए क है, ग है, अंगा है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा बेटा, है ना। ध्यान से जब इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। और ये महाप्राण है जब हवा की मात्रा अपेक्षाकृत कम निकलती है। ये कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन।
और अल्प प्राण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का, जो हमारी जो वर्णमाला है वो वर्गों में बटी हुई है। जैसे कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, है ना। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, यानी कि क वर्ग का पहला, ग जो है वो तीसरा हो गया और अंग जो है पांचवा हो गया, है ना। तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर जो होगा वो आपका अल्प प्राण है। और महाप्राण कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अब जैसे क वर्ग में दूसरा अक्षर कौन सा है? ख, तो ख हो गया। और चौथा कौन सा है? क ख ग घ हो गया, घ हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है, ठीक है।